आईपीएस, उसकी रैंकिंग, उसके जॉब प्रोफाइल, उसके ड्यूटीज़, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो आईपीएस लिखा हुआ बस उसी को देखकर एकदम जोश आ जाता है, हमें कप्तान बनना है। कलेक्टर नहीं सर, हमें कप्तान बनना है। जो राजदूत के रूप में या एम्बेसी के रूप में आपको वहाँ रहकर सर्विस करना है, तो वो हमारे देश की ऑल इंडिया सर्विस कहाँ से हो जाएगी? कहाँ कूदना है बताइए, किस फ्लोर से कूदे कि हम आईपीएस बन जाए? सर आप बताइए क्या करना है? समुद्र को पीना है या पहाड़ को तोड़ना है? ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, उसके खिलाफ कोई काउंटर काम करना तो इनकी जिम्मेदारी है, इनको ही करना है। सुरक्षा के लिए गनमैन होता है, गाड़ी उसके लिए 24/7 उपलब्ध होता है और सरकार बहुत सारे अलाउंसेस देती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो लीजिए, आप लोगों की डिमांड पर, माने नहीं आप लोग, है ना, आप लोगों की डिमांड पर 2 सीरीज ऑफ वीडियो मैं लाया हूं, जिसमें अभी पहला सीरीज, इसका पहला पार्ट आपको मिल रहा है और इसमें हम लोग बात करेंगे आईपीएस, उसकी रैंकिंग, उसकी जॉब प्रोफाइल, उसके ड्यूटीज़, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में, अगले पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्योंकि हम आईएएस की बात कर चुके हैं, अब हम आज आईपीएस की बात कर रहे हैं, है ना, आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विस, और फिर हम लोग आईएएस और आईपीएस के कंपैरिजन पर बात करेंगे। चलेगा? इससे क्या होगा, आपकी समझ जो है और अधिक डेवलप होगी। तो फिर जल्दी से आ जाओ, वीडियो में जुड़ो, ताकि मैं आप लोगों की डिमांड पर कम से कम थोड़ा सा क्लैरिटी इंडियन पुलिस सर्विस को दे सकूं। ठीक है? क्योंकि पिछले बार के वीडियो में मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के बारे में कहा। कई बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर ठीक है, हमारा आईएएस उद्देश्य नहीं है, हमारा टारगेट आईपीएस है। वो हम जो अशोका एम्बलम है या जो हम आईपीएस का जो वर्दी देखते हैं सर, वो बस उसी को देखकर, जो आईपीएस लिखा हुआ बस उसी को देखकर एकदम जोश आ जाता है कि हमें बस करना है, करना है, हमें कप्तान बनना है। ठीक है ना, हमें कप्तान बनना है। कलेक्टर नहीं सर, हमें कप्तान बनना है। तो ठीक है, केवल उसी जोश, ठीक है, वो एक मोटिवेशन रहता ही है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही रहता है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा जान लो, समझ लो। कोई भी चीज़ देखो, आप जानकर समझकर उसके बाद आप उसकी तैयारी करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आईपीएस की बात करते हैं। आईपीएस का मतलब होता है बच्चों, पहले तो ये जान लो, आईपीएस का मतलब होता है, आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस। क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, सर क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, पहले तो ये जानना पड़ेगा ना, फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। क्या, ठीक है, मैं बता दूं, आईपीएस का जो गठन है या इंडियन पुलिस सर्विस जो है, भारत में वर्ष 1948 में स्टार्ट हुआ, 1948 से। ठीक है, अगर बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, क्योंकि पिछले बार जब मैं आईएएस का वीडियो बनाया था, तब मैंने कुछ कमेंट पढ़े और कमेंट में कुछ कंफ्यूजन मैंने देखा बच्चों। तो वो कंफ्यूजन पहले आप दूर करो। ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर करो। कंफ्यूजन क्या देखा मैंने, कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस की अगर मैं बात करता हूं, ऑल इंडिया सर्विस, तो याद रखना बच्चों, ऑल इंडिया सर्विस में 3 ही सर्विस आती है। ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विस ही है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मेरे साथ साथ बोलो, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा होता है आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। याद रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहां वो आईएफएस लिख देते हैं, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस होता है बच्चों, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। ठीक है, और डिफरेंस होता है,
इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों में अंतर है। ये IFOS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। IFS है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और IFS है इंडियन फॉरेन सर्विस। आप खुद सोचो, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से सोचो, ऐसा सर्विस जो देश के बाहर है, जहां आपको देश के बाहर अन्य देशों के एम्बेसी, है ना, जो राजदूत के रूप में या एम्बेसी के रूप में आपको वहां रहकर सर्विस करना है, तो वो हमारे देश की ऑल इंडिया सर्विस कहाँ से हो जाएगी? ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है बच्चों, पहले ये जानो, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या है? जो सेंटर या स्टेट के अंतर्गत रहकर की जाने वाली सर्विस होती है, तो वो ऑल इंडिया सर्विस है। ये नहीं कि IFS जो है वो माने सिविल सर्विस में नहीं आता है, लेकिन ये किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये भी आपका यूपीएससी के थ्रू ही इसका भी आपका सिलेक्शन होता है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में आता है। ऑल इंडिया सर्विस में बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, बिना देखे, देखो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ना, दिखाई नहीं दे रहा है, कौन कौन सी सर्विस आती है, जल्दी बताओ। पहला कौन है? IAS, दूसरा IPS, और तीसरा IFS, है ना? हाँ, IFS नहीं सर, IFOS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है ये सिविल सर्विस में आता है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आता है, क्योंकि सर ये सर्विस देश के बाहर जाकर दी जाती है ना, एम्बेसी में। और जबकि सेंटर स्टेट में दी जाने वाली सर्विस ये 3 मुख्य रूप से मानी जाती है। डन, है ना? बहुत बढ़िया, पहले एकदम क्लियर। तो इससे ये बात तो बच्चों एकदम खुश हो जाओ कि इंडियन पुलिस सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में आता है। डन। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। आखिरकार इंडियन पुलिस सर्विस की बात करते हैं, IPS की बात करते हैं, तो आपको जानकर हैरान हो या आश्चर्य नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा लगेगा। जैसे मुझे अगर कोई पूछे, तो मैं भी जो सरफरोश मूवी है आमिर खान की, उससे बहुत प्रभावित हुआ कि होना चाहिए। गंगा जल देखा था तो बड़ा प्रभावित हुआ देखकर, अरे यार क्या रुतबा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा दबंग होना चाहिए, दबंग हो, यही दबंग की तरह। तो इंडियन पुलिस सर्विस की अगर बात करें, तो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी में आंतरिक सुरक्षा अगर बात करें, आंतरिक सुरक्षा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद जो है आंतरिक सुरक्षा में, वो IPS को माना जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस को है ही है। आप देखिए ना, जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए बड़े बड़े पद हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री की ले लीजिए, है ना, CBI हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CID ले लीजिए, या रॉ ले लीजिए, जहां देख लीजिए, तो सबसे इनके जो ऊंचे पद हैं या इनके जो प्रमुख होते हैं, ये अनिवार्य रूप से कोई IAS ऑफिसर नहीं होगा बच्चों। ये कौन होगा? IPS होगा। यहां तक कि जैसे मैंने एक सवाल किया था कि और ये बड़ा वायरल हो गया, क्या बात है ना? तुम लोगों ने वायरल कर दिया इसको, तो कि IAS का सबसे सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, सबसे हाई पोस्ट कौन होता है, ठीक है, IAS का। तो आप लोगों ने जवाब दिया कैबिनेट सेक्रेटरी। चलो अब मैं पूछता हूं, जल्दी से बताओ कि IPS का सबसे हाई पोस्ट कौन सा होता है, सोचो और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दो। अगर मैं कहूं कि अजीत डोवाल, तुम लोगों के लिए हिंट है, अजित डोवाल तुम लोगों के लिए हिंट है, ठीक है? सोचो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं क्यों बताऊं, सोचो। तो IPS की बात करें, ये IPS का सबसे ऊंचा पोस्ट तुम्हें बताना है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट। तो इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है इसको, और देश में लॉ एंड ऑर्डर को, देश में इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में IPS की
इंडियन पुलिस सर्विस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर हम बात करते हैं कि सर आईपीएस सेलेक्ट कैसे होंगे, सर वो आईपीएस लिखा हुआ बैच और अशोक एम्बलम का वो जो कैप में जो मिलता है एम्बलम, उसको देख करके बस अब मन में एकदम जोश आ गया है, तो आप बताइए क्या करना है, कहां कूदना है, बताइए किस फ्लोर से कूदे कि हम आईपीएस बन जाएं। सर आप बताइए क्या करना है, समुद्र को पीना है या क्या करना है, या पहाड़ को तोड़ना है, चट्टान तोड़ना है, पहाड़ तोड़ना है? कुछ नहीं करना है, न समुद्र का पानी पीना है, न पहाड़ तोड़ना है। दशरथ माझी नहीं बनना है तुम्हें, तुम्हें बनना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक एग्जाम पास करना है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जो कि जिस पर मैं बात कर चुका हूं। और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो ऑल इंडिया सर्विस में आपको रैंक मिलता है, वहीं से आप जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो मैंने कहा था, तीनों क्वालिफाई करके आप आईपीएस पोस्ट को पा सकते हैं रैंक के अनुसार। अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका रैंक 1 आ गया, ठीक है, रैंक 1 आ गया, तो क्या मान लीजिए आप आईएएस बन गए, ठीक है, तो क्या आप आईपीएस चूज कर सकते हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए और आप आईपीएस चूज करना चाहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं। क्या बात है सर, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है कि मैं आईपीएस सेलेक्ट हो जाऊं और मैं आईएएस चूज करूं? नहीं बच्चों, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस को सबसे उच्च पोस्ट माना जाता है। तो आपकी अगर रैंकिंग आईपीएस की आई हुई है, ठीक है, या आपने अपना प्रेफरेंस ही, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपने आईपीएस डाल दिया है और आप आईएएस के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो आपको फिर भी आपको आईपीएस ही दिया जाएगा। और ऐसा कई कैंडिडेट के साथ हो चुका है बच्चों, कई कैंडिडेट। वन ऑफ देम इज अजय मिश्रा, जो आईपीएस सेलेक्ट हुए थे, चौथी या पांचवी रैंक लेकर आए थे, फिर बाद में ये जबकि आईएएस लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि इनका प्रेफरेंस में ही इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस रखा था, तो फिर इनको आईएएस अलॉट नहीं हुआ, इनको आईपीएस ही दिया गया। तो आपके प्रेफरेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं। अब जोश जोश में एकदम एकदम जोश में ले लिया कि नहीं हमको आईपीएस बनना है, कुछ करके दिखाना है, लेकिन बाद में आपको एग्जाम में निकला और रैंक आ गया पहले 10 में, पहले 5 में। अब बोले यार, घर माने एक आईपीएस की जॉब तो 24/7 होती है, आईएएस की जॉब सुबह 5 से 9 या 10 बजे तक ही, 5 से 6 बजे तक की जॉब, 7 बजे तक की जॉब होगी, 9 बजे से 6 बजे तक की जॉब अगर बोले तो सीमित संख्या टाइम में हम परिवार को टाइम दे पाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हमको पब्लिक एक्सपोजर नहीं चाहिए, तो मेरे लिए आईएएस बहुत अच्छा है, चलो आईएएस ले ले, नहीं ले पाएंगे, आपको फिर आईपीएस में ही स्टकअप रहना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर रखो। तो यूपीएससी के एग्जाम से आप इसको पास करते हैं। एक और तरीका है आईपीएस पोस्ट पाने का कि जो स्टेट पुलिस सर्विस होती है, स्टेट पुलिस सर्विस है ना, स्टेट पुलिस सर्विस में अगर आप हैं, अगर आप लगे हैं, भले आप कांस्टेबल से ही, एसएचओ से ही लगे हुए हैं, या आप सब इंस्पेक्टर से ही आप लगे हैं, और धीरे धीरे आप क्या करते हैं, स्टेट पुलिस सर्विस में आप प्रमोशन पा करके, आप प्रमोशन से भी आपको आईपीएस मिल सकता है, आप प्रमोशन पाकर भी आईपीएस पा सकते हैं। बट देयर इज द डिफरेंस, इतना ध्यान रखना, भले वो प्रमोशन से आईपीएस पाया हो, एक तो आप यूपीएससी से डायरेक्ट आईपीएस सेलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट आपको आईपीएस पोस्ट मिलता है, और एक आप स्टेट पुलिस सर्विस में कई साल सर्विस करने के बाद, 25-30 साल सर्विस करने के बाद आपको आईपीएस पोस्ट मिलता है, 30 साल के बाद, समझ रहे, 30 साल के बाद ही। तो उसके बावजूद भी आप आईपीएस बनने के बाद भी जो आप यूपीएससी से डायरेक्ट आईपीएस सेलेक्ट हो रहे हैं, इनके मुकाबले आपका पोस्ट में ये ओवर रूल्ड करेंगे, ये ज्यादा इनको पावर मिलेगा, आपके मुकाबले इनको ज्यादा पावर रहेगा। भले आप लोग का डिजिग्नेशन सेम होगा, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट आईपीएस से सेलेक्ट हुए हैं, यूपीएससी से डायरेक्ट आईपीएस सेलेक्ट हुए, तो इनके पास उनकी तुलना में ज्यादा पावर होंगे। तो चार्म यही है कि आप यूपीएससी से ही आईपीएस सेलेक्ट हो, ठीक है, तभी मजा आएगा। लेकिन हाँ, ये जानकर रखो कि 2 तरह से सेलेक्ट हो सकते हैं या आईपीएस बन सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं कि आईपीएस जो होते हैं
क्या है, ये क्या करते हैं, तो बात खुद समझना कि आईपीएस अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, कोई अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है, बल्कि आईपीएस का मुख्य काम क्या होता है, ध्यान देना इस बात को, कि ये जो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस की बात करें या आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है ना, आर्म्ड पुलिस फोर्स, डन। इसको क्या करती है, ये जनरली इसको रूल करती है, गाइड करती है, ठीक है, कमांड करती है, ठीक है ना, जनरली इसको, या इसको देखा जाए जो मुख्य चीफ पोस्ट होता है, जो मेन पोस्ट होता है, उसमें यही होती हैं, आईपीएस ही होते हैं इसमें। तो ये जनरली स्टेट पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स को देखा जाए तो गाइड करने का काम, कमांड करने का काम कौन करता है, एक आईपीएस ही करता है, एक आईपीएस ही करता है ये काम, ठीक है। अब जब आप आईपीएस सेलेक्ट होंगे तो थोड़ा आईपीएस के हायरार्की को भी समझना कि आईपीएस के हायरार्की को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर आईपीएस के हायरार्की को समझे कि एक आईपीएस की हायरार्की होती कैसे है, ठीक है ना, तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। कैसे? एक होता है नॉन कमिश्नरेट और एक कमिश्नरेट होता है। नॉन कमिश्नरेट, कमिश्नरेट होता है, और एक होता है कमिश्नरेट। व्हाट डू यू मीन बाय सर कमिश्नरेट और नॉन कमिश्नरेट? समझना, भारत में ज्यादातर जो देखा जाए, ज्यादातर जिलों में या ज्यादातर जगहों में नॉन कमिश्नरेट ही चलता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जिले होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, महत्वपूर्ण जगह होता है, जिला होता है, या जगह होता है, शहर होता है, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, तो वहाँ कमिश्नरेट भी चलता है कुछ जगह। जैसे गुरुग्राम की बात करें तो वहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, दिल्ली में बात करें तो कमिश्नरेट सिस्टम है, लखनऊ की बात करें तो कमिश्नरेट सिस्टम है, बेंगलुरु की बात करें तो कमिश्नरेट सिस्टम है। तो बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ कमिश्नरेट सिस्टम चलता है। कमिश्नरेट का मतलब हो गया कि जो शुरुआत आपका होगा आईपीएस बनते ही, आप शुरुआत पहले क्या होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर होंगे पहले आप, पहले आपकी पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में होगी। बट उससे पहले मैं बता देता हूं कि जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं तो आप कोई भी पोस्ट, कोई भी रैंक आप हासिल किए हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, आईआरटीएस हो, सबको सबसे पहले मसूरी लवासना जाना होगा, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। और वहाँ क्या होगा, 3 महीने का ज्वाइंट ट्रेनिंग होता है, सबकी ट्रेनिंग वहीं पर होगी। और उसके बाद सब अलग अलग, जैसे आईआरटीएस लखनऊ चले जाते हैं, ठीक है ना, कोई कहीं चला जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो आईपी और जो आईएएस है वो वहीं रह जाते हैं मसूरी में। जो आईपीएस जो होते हैं जो वहाँ पर, वो हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद में उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो हैदराबाद पुलिस एकेडमी में चले जाते हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी में। तो हैदराबाद पुलिस एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर उनकी 18 महीने से 2 साल तक की उनकी ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो वो ट्रेनिंग उनकी वहाँ पर होती है, तो वो चले जाते हैं मसूरी से सीधे हैदराबाद चले जाते हैं। और वहाँ उनकी जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद अगर वो कमिश्नरेट में है, अगर ऐसे शहर में जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, तो शुरुआत में उनको असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट मिलता है। फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स के बाद में वो डेप्यूटी कमिश्नर बनते हैं। क्या बनते हैं? डेप्यूटी कमिश्नर। हालांकि डेप्यूटी कमिश्नर से पहले भी देखा जाए तो एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर होता है, लेकिन मैं मुख्य मुख्य पोस्ट की बात कर रहा हूँ, डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं। फिर डेप्यूटी कमिश्नर के बाद में वो जो है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर जॉइंट कमिश्नर होते हैं, जॉइंट कमिश्नर होते हैं,
और सबसे ऊपर जो होते हैं फिर कमिश्नर बनते हैं। ये सबसे ऊपर की हायरार्की है। सबसे ऊपर कमिश्नर हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है ना। तो इस तरह से हायरार्की चलता है जब कमिश्नरेट सिस्टम में हो। नॉन कमिश्नरेट जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा यही देखा जाता है। यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप बनते हैं एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देखो मतलब का बात आ गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर इसके बाद में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। मैं सीधे लिख देता हूँ डीएसपी, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। फिर इसके बाद एसपी बनते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं, सीनियर एसपी बनते हैं। ठीक है। सीनियर एसपी के बाद में जब सीनियर एसपी बनते हैं तो फिर आप डीआईजी बनते हैं, यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको बोलते हैं डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी। फिर आपको आईजी मिलता है, आईजी मतलब आप समझ गए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आप एडिशनल एडीजी बनते हैं, एडीजी, एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनते हैं। और बाद में आप बनते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है ना। सबसे ऊपर आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये तब जब नॉन कमिश्नरेट सिस्टम में होता है। और लगभग ये पोस्ट बराबर ही चलते हैं ये, ठीक है ना, बराबर ही चलते हैं। मतलब एक कमिश्नर रैंक जो होता है वो कम से कम डीजीपी रैंक के बराबर होता है। तो ये कमिश्नरेट सिस्टम, और ये क्या चलता है, जैसे मुंबई में कमिश्नरेट सिस्टम चलता है, नॉन कमिश्नरेट सिस्टम, इसको भी आप देखकर समझकर दिमाग में बैठाओ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एएसपी, डीएसपी, एसपी, सीनियर एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी। एकदम क्लियर। अब यहाँ ये बात ध्यान रखना कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं है, एक सबसे बड़ा बात है डिस्ट्रिक्ट का जो चार्ज दिया जाता है वो एसपी को दिया जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमेशा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हाथ में ही रहेगा, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बड़ा हो, सेंसिटिव हो, या उस केस में सीनियर एसपी के हाथ में होता है ये चार्ज, सीनियर एसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। उसके अंडर में फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है। लेकिन जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं वहां डायरेक्ट जो है, और ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी आईपीएस ही है, और जो छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पर सीधे सीधे एसपी होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके हाथ में सारा चार्ज होगा, जो भी वो भी एक आईपीएस होगा। डन। अब आमतौर पर जो आईपीएस होगा या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, उसके अंतर्गत उसका काम क्या है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो है जितने भी जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन जो है, ठीक है ना, वो सीधे सीधे किसके कंट्रोल में होगा, आईपीएस या एसपी के कंट्रोल में होगा। अगर वो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और अगर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो उसके कंट्रोल में होगा। यानी जितने भी एसएचओ हैं, ठीक है ना, एसएचओ हो या डीएसपी हैं, ठीक है, और जो लोग हैं वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग इनको करते हैं, यानी एसपी या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो आमतौर पर यह अवधारणा है कि जो आईपीएस है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसका मुख्य काम केवल क्या है, अपने ज़िले में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और जो वहाँ का जो पुलिस चौकी है, जो पुलिस स्टेशन है, उसको संभालने का काम करते हैं, पुलिस स्टेशन पर निगरानी का काम करते हैं। तो ये केवल एक काम है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज ओनली वन ऑफ द जॉब।
एक्चुअली क्या है कि आईपीएस का जॉब जो है ये कहीं भी कहीं किसी लॉ में डिफाइन नहीं है। लॉ में डिफाइन नहीं है ये कि इनका जॉब प्रोफाइल आखिर होगा कैसा, क्या इनकी जॉब की सीमितता, लिमिट क्या होगी। सबसे बड़ा बात है ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करते हैं। संविधान में जो वहां संविधान में ये संविधान की सुरक्षा करने का, संविधान को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। उससे संबंधित जो भी नियम कानून है उसको सुरक्षित करते हैं। साथ ही साथ इसके इनके काम में बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, दायरा जो है बहुत डाइवर्सिफाइड इनके वर्क है। जैसे वीआईपी को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस करता है। वीआईपी को सुरक्षा देने का काम। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है ये भी इनकी इनकी ही होती है। फिर इसके बाद में कोई भी काउंटर स्मगलिंग, स्मगलिंग के खिलाफ अगर कुछ काउंटर करना है, कोई स्मगलिंग हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, उसके खिलाफ कोई काउंटर काम करना, तो इनकी जिम्मेदारी है, इनको ही करना है। यहाँ तक कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और बायोडायवर्सिटी के लिए भी यही जिम्मेदार होते हैं, इनको ही सुरक्षा देना होता है। तो एक आईपीएस का देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में बहुत काम होता है। इतना ही नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी तरह से उसको प्रताड़ित किया गया है, उसको किसी तरह से देखा जाए फ्रॉड किया या उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ कोई गलत काम हुआ है। अब मान लीजिए उसका कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहा है, तो वो अपनी डायरेक्ट शिकायत जो है वो जा करके सीधे एसपी को कर सकता है, आईपीएस ऑफिसर को कर सकता है। तो उसकी शिकायत सुनना, अगर उसके कहने पर एफआईआर दर्ज करवाना, मामलों की जांच करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे बहुत सारे मुद्दे वो करता है। यहाँ तक कि इलेक्शन के समय प्रोटेक्शन देना, इलेक्शन के समय जो प्रोटेक्शन देने का काम यही करता है। आम तौर पर आप सुनते होंगे कि प्रोसेशन निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है और दंगा हो गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेशन निकल रहा है, भले वो किसी भी धर्म का होगा, हिंदू का हो या मुस्लिम धर्म का हो, किसी भी धर्म का होगा, तो उनको प्रोटेक्ट करने का कि वो शांतिपूर्वक वो जुलूस निकले, शांतिपूर्वक कोई भी सभा हो, ये जिम्मेदारी भी देखा जाए तो आईपीएस ऑफिसर की होती है। कोई मतदान हो रहा है, इलेक्ट मान लीजिए वोटिंग हो रही है, तो वहां भी देखा जाए तो ये सुरक्षा करने का काम करेगा कि बहुत मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो, जिले में कोई दिक्कत ना आए, तो वो भी एक आईपीएस के अंतर्गत में उस काम को रखा जाता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी को देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी में इसका काम बहुत व्यापक है, बहुत बड़े रूप में ये काम करता है। और इतना ही नहीं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को हम केवल यहीं तक नहीं बल्कि आगे तक भी अगर बात करें तो सीआईएसएफ की बात करें, आईटीबीपी फोर्स की बात करें, सीबीआई की बात करें, एनएसजी कमांडो की बात करें, है ना, एनएसजी की बात करें, तो या रॉ की बात करें, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग की बात करें, हम किसी भी बड़े बड़े जो संस्था है हमारे देश में, जो हमारी केंद्रीय संस्था है, जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, उन सब का भी जो प्रमुख होता है, जो प्रमुख होगा वो प्रमुख आईपीएस ऑफिसर ही होता है। प्रमुख आईपीएस यानी नेशनल, भारत में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे उच्च पोस्ट एक तरह से देखा जाए तो एक तरह का, और माने केवल ये उच्च पोस्ट नहीं, मतलब अगर हम बात करते हैं कि आईपीएस के रूप में कि आप सबसे ज्यादा बड़ा सर्विस दे सकते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सर्विस दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा पोस्ट देखा जाए तो एक आईपीएस के लिए हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अनिवार्य रूप से कोई आईपीएस ऑफिसर ही होगा, कोई आईएएस नहीं होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो अभी अजीत डोभाल सर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बड़ी बात है, इसको भी समझना चाहिए कि एक आईपीएस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है। ठीक है ना, उसकी ड्यूटीज को समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, तब जाकर के आप आईपीएस को समझ पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, कभी कभी आप देखते हैं कि आईपीएस चल रहा है तो उसके पीछे गनमैन हैं, ठीक है, और उसके पीछे आर्म फोर्सेस हैं और वो फ्लैग मार्च कर रहा है, सामने और भी पुलिस फोर्स है, और आप देख करके वाह क्या जलवा है भाई। आप उसको देखकर ऐसे प्रभावित मत होइए, आप उसको समझिए कि वो किस स्थिति में है, उस कौन से, माने क्या ऐसा सिचुएशन है कि उसको वो फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है, वो सिचुएशन को समझना।
ठीक है, वो स्थिति ऐसी है कि वहां उसको शांति बनाए रखने के लिए, लोगों में भरोसा, लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये करना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप उसके एकदम माने आप उसको ग्लोरीफाई करने लग जाएं, ऐसा मत कीजिए। ना इस सर्विस को आपको बहुत ग्लोरीफाई, ठीक है ये आपको आकर्षित करता है, जैसे अशोक एम्बलम आपको मिलता है और वो अशोक एम्बलम जो है त्याग निष्ठा का प्रतीक होता है, लेकिन उसके मतलब को भी समझिए। आपको पता होना चाहिए कि एक आईपीएस का जो जॉब होता है ये 24/7 जॉब होता है, उसको छुट्टी ही नहीं है। उसको इतना मीटिंग्स करना है, इतना लोगों से मिलना होता है, उसका काम इतना होता है, इंटरनल सिक्योरिटी पूरा देखना होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जिला में किसी भी प्रकार का एक छोटा सा हादसा हो जाता तो उसके प्रति वही जिम्मेदार होता है। तो कहीं ना कहीं उसका काम इतना है कि वो अपने परिवार को टाइम ही कहां दे पाता है। आप सोचिए, उसका पूरी जिम्मेदारी सिविल सर्वेंट की तरफ होता है, लोगों के प्रति होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पारिवारिक कर्तव्यों को कहां निभा पाता है। आप केवल एक साइड वन साइड देख करके आकर्षित नहीं होना, आपको सारे पहलू समझना होगा कि क्या आप उस मेंटल स्थिति के लिए तैयार हैं जहां आपको अपने इस कर्तव्य के लिए, अपने निष्ठा के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार को भी समर्पित कर देना होगा। आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। 24/7 आपकी सर्विस है। एक आईएएस की जब जॉब है वो तो लिमिट हो सकती है, लेकिन आईपीएस की जॉब की कोई लिमिटेशन, कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं, आपको 24/7 वहां काम करना है। हाँ, पर्क्स और सैलरी की बात कर लेते हैं। तो आईपीएस की जो सैलरी होती है वो लगभग लगभग एक आईएएस की सैलरी के बराबर होती है। हालांकि एक आईपीएस जो है वो जो है डीएम को ही रिपोर्ट करता है, वो डीएम को रिपोर्ट करता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा संभालने का जिम्मेदारी आईपीएस के पास होता है। अब आईएएस आईपीएस में क्या अंतर है, ये तो हम एक अलग वीडियो में आपसे बहुत अच्छे से मैं बात करूंगा ही करूंगा। लेकिन यहां ये मत समझिएगा कि वो आईएएस के अंतर्गत काम होता है तो आईएएस बड़ा पोस्ट है और आईपीएस छोटा पोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का ही अपना अपना महत्व है। इसको जब मैं अंतर में समझाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों का अपना पावर है। तो कहीं ना कहीं आईपीएस का जॉब जो है वो जो उसका सैलरी है वो लगभग, जैसा कि मैंने आप आईएएस के सैलरी में डिस्कस किया था, लगभग वैसे ही सैलरी। और रहने को उसको बंगलो उंगलो भी मिलता है, बड़े बड़े शहरों में उसको फ्लैट दिया जाता है, फ्लैट में सारी सुविधाएं होती है, एक गनमैन दिया जाता है, गाड़ी होता है उसकी सुरक्षा के लिए, गनमैन होता है, गाड़ी उसके लिए 24/7 उपलब्ध होता है, और सरकार बहुत सारे अलाउंसेस देती है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि इसका जॉब 24/7 है। तो इसके जॉब के नेचर को समझना पड़ेगा, इसके इसके आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कितना आपको डेडिकेट होना होगा, समर्पण कितना दिखाना होगा। और सबसे बड़ी बात है, कभी कभी इसके लिए आपको परिवार से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तब जाकर के अपने दिमाग में ये चार्म को रखना, चार्म के साथ साथ ये ड्यूटीज को भी दिमाग में रखना, ठीक है। तब जाकर के आप न्याय कर पाओगे अपने एम के साथ में। तो ये है हमारा क्या आज का टॉपिक, आईपीएस, उसके रैंक, उसकी सैलरी, उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप अच्छे से करना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट लिखो अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।